भूगोल की बुक से अध्याय 2 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है, जिससे हमें ये पता चलता है हमारे महासागरों, द्वीपों, उनकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में और विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ये गोल नहीं होती पृथ्वी जो होती है हमारी, मान लो जैसे कि एक मुर्गी का अंडा होता है ना, उस तरीके की होती है, अंडाकार अंडे वाले शेप की होती है, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। देखो, ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन छोटे ग्लोब जो होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता, ग्लोब पर भी देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जैसे मतलब ग्लोब कभी स्थिर नहीं होता। ग्लोब ऐसा होता है, मान लो उसे घुमाते रहते हैं, जैसे कि कुम्हार का पहिया होता है ना, यूं करके घूमता रहता है। कभी साइकिल का पहिया देखा है कि इस तरह से घूमता रहता है, या कुम्हार का पहिया देख लो कि जिस पे वो बनाता रहता है तो वो यूं घूमता रहता है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि ग्लोब जो है वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, मतलब कभी भी एक जगह नहीं रुक सकता ये। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन होता है। कि पृथ्वी पर किसी गोले पर के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना जो होता है बहुत कठिन होता है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। कि एक सुई जो होती है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिखाया गया है एक सुई, ये अक्ष दिखा रहे हैं। यहाँ पे अक्ष जो लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे ग्लोब के जो नीचे बिल्कुल एक छोटी सी डंडी सी लगी हुई है, इसे बोलते हैं हम अक्ष बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे इसको भी घुमाया जाता है। ये अपने अक्ष पर, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। पृथ्वी पर क्या है, कोई सुई नहीं होती, लेकिन ये हमारी क्या है, काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये हमने इसको एक प्रतिरूप देने के लिए, क्योंकि भाई अगर हम इसमें सुई नहीं लगाएंगे तो ये गोल गोल घूमेगी कैसे, नहीं घूमेगी ना ये। तो ये एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुववृत्त कहा जाता है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। उत्तर में स्थित वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित वाले को दक्षिण गोलार्ध। आधा आधा भाग कर दिया हमने। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कि हमें इससे ये पता चलता है कि भाई, कि ये महत्वपूर्ण मतलब ये चीज़ हमारे यहाँ पर है, ये स्थान हमारा यहाँ पर है, हमें इससे पता चलता है। विषुववृत्त वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कि विषुववृत्त वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। कि जो अक्षांश रेखा होती है ना, ये जो देख रहे होंगे आप, इसमें गोल गोल सी हुए हैं, देखो ये क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं, जो इस सभी एक दो तीन चार पाँच छः जो जितनी भी जा रही है ना हमारी, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। वृत्त विषुववृत्त वृत्त शून्य अंश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये शून्य अंश को दर्शाता है। जैसे कि आप इस शुरू में देख रहे हो, जो 80 के ऊपर लिखा हुआ है, शून्य अंश को दर्शाता है। चूंकि विषुववृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। कि जो इसकी चारों ओर के मतलब विषुववृत्त वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है। अतः इसका माप होगा, इसका मतलब जो ये 360 अंश है ना, इसका एक चौथाई करेंगे तो हम 90 अंश निकलेगा। 90 उत्तर में निकलेगा, 90 दक्षिण में निकलेगा, और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें आप देखोगे कि जो 90 90 निकला, 360 था हमारे पास, 90 अंश में क्या हो जाएगा हमारा, उत्तरी अक्षांश, और 90 अंश में हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार 90 अंश में दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, और 90 अंश में दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि 90 अंश पर उत्तरी अक्षांश और 90 अंश पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश, यानी कि दक्षिण ध्रुव।
इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये रहा ना कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जो सभी समांतर रेखाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुववृत्त वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। मान लो कोई स्थान है, उसके पास हमें अगर वो 20 डिग्री पर है, 20 पर है, तो हम उसके साथ उत्तर या उसकी दक्षिण दिशा जरूर लिखेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये उत्तर में है या दक्षिण में है। मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक स्थान जो है वो 40 डिग्री पर हो, 60 डिग्री पर हो, तो इसमें क्या है, इससे हमें पता चल जाएगा भाई 60 डिग्री उत्तर में है या 60 डिग्री दक्षिण में है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर या ब्राजील में बेलो होरिजेटो दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त वृत्त के अंश उत्तर में एवं बोली होरिजेटो विषुववृत्त वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेट 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो आपको बताया जा रहा है कि इसमें ये है कि भाई यहाँ पर जो भी मतलब मान लो कोई स्थान के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पे चंद्रपुर के बारे में बताया गया, तो ये 20 डिग्री उत्तर में है, और होरिजेटो जो जो ये है 20 डिग्री दक्षिण में है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। कई बार पेपरों में जो पूछा जाता है भाई कि जैसे जैसे हम वृत्तों से दूर जाते हैं, विषुववृत्त वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का जो आकार होता है वो घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है कि हमारे पास अभी आप देखेंगे कि यही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा नहीं है। जैसे कि विषुववृत्त वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। कि क्या हमारे पास क्या है, 4 महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं और भी हैं, जिनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारी क्या है, 23/1/2 उत्तर, ठीक है। अक्षांश रेखाएं हमारी दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखाएं। विषुववृत्त वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में ध्रुव वृत्त, विषुववृत्त रेखा के 66 से 1/2 में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, ये सभी अक्षांश रेखाएं जो हमें ये बताती हैं कि भाई 4 और रेखाएं, 2 रेखा और नहीं है, मतलब और भी हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। इनके बारे में काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने नंबर पर है, कितने 23 सही 1/2 उत्तर। तो इनके बारे में कभी कभी क्या आ जाता है, मिलान रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में क्या होता है, एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय किसको कहा जाता है, जहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य जो होता है दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। याद रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा में ही होता है दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर, बाकी किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कि भाई ध्रुवों की जो तरफ जो आती है ना, जो तिरछी आती हैं किरणें, ये क्या करती हैं कि इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है वो मध्य रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान होता है वो पहले से बहुत कम हो जाता है, मतलब मीडियम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव तथा ध्रुववृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में जो होती है वो ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। क्या होता है यहाँ पे, सूर्य जो होता है वो क्षितिज से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता, इसलिए ये यहाँ क्या, इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है, शीत कटिबंधीय कहलाता है। किस देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांशों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अंश 20 डिग्री दा पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा और पूर्व से या पश्चिम की ओर इन स्थानों की जो दूरी है वो कितनी है। इन संदर्भ